सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज है संडे यानी मस्ती का दिन, और आपको तो पता ही है कि हम लोग संडे के दिन कला समेकित अधिगम यानी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के माध्यम से नई नई चीजें सीखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानकर उनसे सीख लेंगे। फिर संगीत की कक्षा में अलंकार और संगीत से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और सुनेंगे। फिर अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए, और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती, और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था, और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे, और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है।
तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे। तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए। और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आप लोग अभ्यास कर रहे हैं? कल आपने अलंकार सीखा था, सरस्वती वंदना सीखा था और आरती सीखी थी। आज आप लोग उसी अलंकार का रिवीजन करेंगे। अच्छा बच्चों, आज आप नया अलंकार सीखेंगे, बाल गीत सीखेंगे और एक गांधी जी का भजन सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुन के इसको मस्ती से सीखिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अलंकार का अभ्यास। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। चौथा अलंकार सा रे गा मा पा गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। पांचवा अलंकार सा रे गा मा पा बच्चों, आप लोगों ने सुना ये अलंकार का जो हम लोग कल सीखे थे, अभी उसका अभ्यास किया। अब हम इसके बाद का अलंकार शुरू करेंगे, तो आप इसे ध्यान से सुनिए और साथ में इसे लिखिए भी, और लिखने के साथ साथ इसको सुन सुन के साथ में रियाज कीजिए। रे गा मा पा धा नी
अलंकार। सा रे गा मा पा धा नी, रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे, नी धा पा मा गा रे सा। अब आठवां अलंकार। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये अटगुन में था। अब नौवां अलंकार करते हैं। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। अब 10वां अलंकार। सा रे सा, सा रे गा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी सा, सा नी धा नी सा, सा नी धा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो बच्चों, अभी हमने छठे अलंकार से शुरू किया और 5 नई अलंकार सीखी। अब हम इसका साथ में रिवीजन करेंगे। सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा। तो बच्चों, अभी जो हमने अलंकार सीखा, अब हम उसका साथ में अभ्यास करेंगे। उसको आप लोग दोहराइएगा मेरे साथ। सा रे गा मा पा धा, रे गा मा पा धा नी, गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा, रे गा मा
साथ में दोहरा रहे हैं ना। अब आठवां अलंकार। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब नौवां अलंकार। सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा, सा गा रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा, सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। अब 10वां अलंकार। सा रे सा, सा रे गा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे सा, सा रे गा रे सा, सा रे गा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी सा, सा नी धा नी सा, सा नी धा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी सा, सा नी धा नी सा, सा नी धा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो बच्चों, आप सभी ने साथ में दोहराया। अब आज का अलंकार यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग बाल गीत सीखेंगे। तो बच्चों, अभी हम एक बाल गीत सीखेंगे और इसके साथ आपको अलंकार का भी ध्यान रखना है। सा रे गा मा गा रे गा, सा रे गा मा गा रे गा, रे गा मा पा मा गा मा, रे गा मा पा मा गा पा की अजब कहानी, गा मा पा की अजब कहानी, बोल रही थी बुढ़िया नानी, मिलजुल कर तू गारेगा, सारे गा मा गा रे गा, पा धा पा की चाल अनोखी,
बच्चों अब हम अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? नियमानुसार स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। अलंकार को हम पलटा भी कहते हैं। आइए देखते हैं अलंकार को। बच्चों यह है आरोह। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो बच्चों आपने देखा ये नियम के अनुसार चलते जा रहा है। अब हम लौटते हैं वापस। ये क्या है? अवरोह। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अभी हमने समझा अलंकार। तो बच्चों अब हम स्वर के बारे में समझते हैं। स्वर किसे कहते हैं? ध्वनियों में हम प्रायः दो भेद रखते हैं, जिनमें एक को स्वर और दूसरे को कोलाहल कहते हैं। अब उसके बाद इसको संक्षेप में समझते हैं। नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। जैसे जो ध्वनि हमारे कानों को सुंदर लगती है, मधुर लगती है, उसे ही तो हम संगीत में प्रयोग करते हैं। जो हमारे मन को चित्त करे, हमारे मन को प्रसन्न कर दे और वो स्वर की वो ध्वनि बहुत मधुर हो, वो संगीत में प्रयोग की जाती है। हम उसे स्वर कहते हैं। जो ध्वनियाँ मधुर हो, जो संगीत में उपयोग की जा सके, उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर कितने हैं? कुल स्वर 12 हैं। उसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत। 7 शुद्ध स्वर हैं। सा रे गा म प ध नी सा, ये शुद्ध थे। अब इसमें 5 कोमल स्वर होते हैं जो कि बदलते हैं। शुद्ध भी वो होते हैं और कोमल भी होते हैं। इनका 2 रूप होता है। तो रे ग म ध नी, ये स्वर बदलते हैं, तो इन्हें हम कोमल स्वर कहते हैं। और म तीव्र। शुद्ध स्वर की पहचान ये हुई, शुद्ध स्वर के नीचे कोई रेखा नहीं, वो बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है। सा रे गा म प ध नी सा। और कोमल स्वर में हम आए तो उसे बताते हैं। रे के नीचे लाइन, गा के नीचे एक लाइन, फिर म, तो म के ऊपर एक खड़ी रेखा जिसे हम तीव्र म कहते हैं। फिर ध के नीचे लाइन, नी के नीचे लाइन, तो ये क्या हुआ? ये कोमल स्वर हुआ। तो अभी हम समझे शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर मिलाकर स्वर बनता है। तो बच्चों अभी हमने अलंकार की परिभाषा समझी, स्वर की परिभाषा समझी, और अब हम एक गांधी जी का भजन सीखेंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो
धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, पर स्त्री त्यजने माते रे, जीवा थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। तो बच्चों, अब हम पहला अंतरा करते हैं। इसे भी साथ में दोहराना है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। सकल लोक मां सहुरी मंदे, सकल लोक मां सहुरी मंदे, निंदा ना करे के रे, निंदा ना करे के रे, वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। अभी हम लोग पहला अंतरा किए और इसको साथ में दोहराए गाएं। अब हम दूसरा अंतरा करते हैं, वो भी इसी तरह से रियाज करना है, सुनना है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा
तो बच्चों, अभी हमने इस गाने का साथ में अभ्यास किया। क्या आप लोगों को मजा आया? उम्मीद है कि आप लोग इसे साथ में मेरे साथ गा रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी समझ रहे हैं क्या होता है ना बच्चों कि जब हम लोग गाते हैं तो अक्सर शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं और उच्चारण सही नहीं होता है। इसकी वजह से गाना सुंदर नहीं लगता है, सुनने में गलत होता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ध्यान से सबसे पहले गाने को पढ़ना है और उसके उच्चारण को देखना है कि वो क्या लिखा है। श, तालब्य स, दंती स, सभी का उच्चारण देखकर सही करना है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गाने को अब हम समझते हैं। जैसे स्वर अभी बताया, एक स्वर होता है कोलाहल आवाज़, कैसे कोई कर्कश सी ध्वनि होती है, करी सी ध्वनि, उसको तो हम लोग संगीत में यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग मधुर ध्वनि को यूज़ करते हैं। तो देखिए अब जैसे हम लोग इस गाने को गाएं कैसे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। अभी मैंने इसे ऐसे गाया, अब हम इसको ऐसे गाते हैं, तो देखिएगा क्या आप लोग को अच्छा लगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। तो देखा बच्चों, दोनों में क्या अंतर था। उस समय मैंने कैसे गाया, सुर में भाव से, मधुर भाव से संगीत को गाना है। देखिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। तो देखिए ये कैसा लगा, दोनों में अंतर समझ में आया आप लोग को। मधुर ध्वनि और कर्कश ध्वनि, जब वो कोई भी ध्वनि जो संगीत नहीं भी सीखते हैं ना, वो भी जानते हैं कि ये जो बज रहा है, ये मीठा बज रहा है कि ये कर्कश ध्वनि का आवाज़ है। कर्कश ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लगती है और मधुर ध्वनि तो सबको अच्छी लगती है। इसलिए आप लोग को ध्वनि पे और स्वर, अलंकार, ये सबका रियाज करना है। जो भी आप लोग सीख रहे हैं उसका ध्यान से सुन के उसका प्रैक्टिस करना है आप लोग को और समझना है और अपने आप को, अपने मन को, अपने आवाज़ को मधुर बनाना है। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा। पहले अलंकार का अभ्यास किया, फिर 5 नए अलंकार सीखे। उसके बाद हमने स्वर को समझा, अलंकार को समझा और फिर उसके बाद अलंकार पे ही आधारित बाल गीत सीखी और गांधी जी का भजन सीखा। तो आप लोगों ने इतना सारा चीज़ सीखा। आप लोग को ये सब ध्यान में रखते हुए रियाज करना है और ध्यान से सुनना है। अब इसके बाद हम लोग एक और गांधी जी का गीत सीखेंगे। ये तो आप लोग सुनते ही होंगे ना, ये बहुत फेमस गीत है, रघुपति राघव राजा राम। आइए हम इसको सुनते हैं। तो बच्चों, अब हम गीत को शुरुआत करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम
और आप लोग रियाज करते रहिएगा।
संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे गोल्डन फीजेंट और सिल्वर फीजेंट की। गोल्डन और सिल्वर फीजेंट एक अत्यंत ही खूबसूरत पक्षी है। ये मूल रूप से पश्चिमी चाइना के निवासी हैं, पर ये थोड़ी विभिन्नता के साथ यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। इनकी खासियत है कि नर फीजेंट मादा फीजेंट से देखने में ज्यादा खूबसूरत होते हैं। एक गोल्डन फीजेंट का औसत वजन 500 ग्राम से 2.5 किलोग्राम तक होता है। नर गोल्डन फीजेंट की लंबाई 90 से 105 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें उसकी पूंछ 2/3 लंबी होती है। मादा गोल्डन फीजेंट 60 से 80 सेंटीमीटर लंबी होती है। गोल्डन फीजेंट सर्वहारी होते हैं। अनाज के दानों के अलावा पत्ते, छोटे फल और छोटे कीड़ों को भी खाते हैं। ज्यादातर जंगलों में ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। फीजेंट उड़ सकते हैं, पर जमीन पर दौड़ना इन्हें पसंद है। 1 से 2 साल की उम्र में ये प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा एक बार में 8 से 12 अंडे देती है। 22-23 दिन के बाद उससे बच्चे निकलते हैं। ज्यादातर एक नर के साथ 4-5 मादा फीजेंट एक साथ रहते हैं। नर को कॉक और मादा को हेन कहा जाता है। इनकी एक और विशेषता है कि नर और मादा दोनों के पैर पीले रंग के होते हैं। दिन के समय ज्यादातर ये जमीन पर रहते हैं, लेकिन रात में पेड़ों पर भी वास करते हैं। मेनली एक एक्जोटिक स्पीसीज हैं और IUCN में इनका स्टेटस लिस्ट कंसर्न है। जो सिल्वर फीजेंट होते हैं, जैसा कि सभी फीजेंट्स में पाया जाता है, इनमें भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इसके मेल होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और फीमेल मेल के बनिस्पत कम सोई होते हैं, कम फैंसी फुल उनका कलर होता है। इसी तरह जो गोल्डन फीजेंट हैं उन्हें चाइनीज फीजेंट भी कहा जाता है। इनमें भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है और ये जो इसके मेल होते हैं काफ़ी कलरफुल होते हैं और इनके फीदर्स गोल्डन, येलो, रेड, ब्लैक इत्यादि के स्ट्राइप्स इन पे पाए जाते हैं और इनका जो अपीयरेंस है वो लेडी एमरेस्ट से मिलता है और इनके बहुत सारे वेरिएंट भी हैं। म्यूटेशन के कारण भी इनमें चेंजेस काफ़ी पाया जाता है। अब हम चलेंगे हॉर्नबिल के एनक्लोजर के पास। हॉर्नबिल, भारत में इसे धनेश भी कहा जाता है। ये देखने में बेहद आकर्षक होते हैं। हॉर्नबिल अन्य पक्षियों की तुलना में आकार में बड़ा होता है और इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। हॉर्नबिल पक्षी की रंगीन चोंच भारी होती है, जो इसकी मजबूत गर्दन से जुड़ी होती है और नीचे की तरफ मुड़ी होती है, जिस पर सींग की तरह दिखने वाला उभार होता है। इस वजह से इस पक्षी का नाम हॉर्नबिल पड़ा, जिसमें हॉर्न का मतलब सींग और बिल का मतलब चोंच है। इनके चोंच काफी मजबूत होते हैं, जिनका उपयोग ये पेड़ पर बिल बनाने और शिकार करने के लिए करते हैं। पूरे विश्व में हॉर्नबिल यानी धनेश पक्षी की 55 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और मलेशिया में देखने को मिलती हैं। भारत में इस पक्षी की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से ऊंचे पहाड़ों पर, घने जंगलों में और ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। इनका प्रजनन काल शीत ऋतु के बीच होता है। मादा हॉर्नबिल एक बार में 2 से 5 अंडे देती है। ये प्रायः जोड़े या समूह में रहना पसंद करते हैं। इनकी औसत जीवन काल 20 वर्षों की होती है। मादा हॉर्नबिल पक्षी नर हॉर्नबिल पक्षी की तुलना में छोटी होती है। इनकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर से 4 फुट तक होते हैं और इनका वजन 200 ग्राम से 4 किलोग्राम तक होता है। अन्य सभी पक्षियों की तरह ये भी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन खुद को या अपने बच्चों को खतरे में देखकर ये आक्रामक भी हो जाते हैं। वैसे तो हॉर्नबिल पक्षी खुले मैदानों में रहना पसंद नहीं करते हैं, पर इनकी कुछ प्रजातियां खुले मैदान में भी रहती हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान में जो यहाँ पर पक्षी हैं वो धनेश जो हैं वो ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल हैं। धनेश का जो घर घोंसला जो बनाया जाता है, मादा चुनाव करती है कि किस जगह पे मुझे अंडे देने हैं। उसमें जब मादा प्रवेश करती है तो वो जो घोंसले का जो सूखे पेड़ का जो छेद होता है उसमें इतना बड़ा छेद होना चाहिए कि पूरा धनेश जो है उसमें अट जाए। और धनेश जो अट जाने की बात होती है तब मादा जैसे प्रवेश करती है घोंसले के अंदर में तो वो मादा जो है अपने सलाइवा से पूरा छेद को बंद कर देती है घोंसले को। और छेद जो है घोंसले को सलाइवा से बंद करने के बाद में सिर्फ उतना ही सुराख रखती है मादा कि वो फल बीज नर जो है उसको ला करके खिला सके। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग धनेश के रखरखाव पे काफ़ी ध्यान देते हैं। इनका एक प्राकृतिक वास बनाया गया है, छायादार वृक्ष लगाए गए हैं, हमेशा पानी का बदलाव होता रहता है। फल भोजन के रूप में हम लोग इन्हें केला, सत्तू इत्यादि, दाना इत्यादि देते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद ये पक्षी अपने आकार, रंग रूप और बड़े बड़े चोंच के कारण यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।